अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। मेरा नाम अबू हाशिम है और ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये अभी कुछ अरसे पहले यानी 2023 में जनवरी में हमारे साथ पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से कि वैसे तो हम लोग नॉर्थ कराची में 11B में रहा करते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे, जैसे कि सबके साथ हुआ करता है, हमारा जो घर था उसको सेल करना पड़ा। और जब हमने अपने घर को सेल किया तो सेल करने के बाद सब लोगों को जो भी पैसे मिले तो सब लोगों ने अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो जहाँ पे घर खरीद सकता था उसने वहाँ पे घर खरीद लिया। इत्तेफाक से जो घर हम लोगों ने ख़रीदा वो नॉर्थ कराची में एक बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे मौजूद था। अब जब हम उस घर के अंदर गए थे तो हमारे अतराफ़ में जो भी पड़ोसी थे या जितने भी जानने वाले थे, उनका यही कहना था कि ये जो हिस्सा है, ख़ास तौर पे ये जो हमारी वाली पट्टी है, इस पट्टी में बहुत ज़्यादा असरात मौजूद हैं। और अगर आप सामने यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि सब लोगों के दरमियान मौजूद हैं। खैर, जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये हमें डराना चाहते हों, क्योंकि आम तौर पे इस तरह के जो छोटे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग इस तरह की बातें करके एक दूसरे को डराने की कोशिश किया करते हैं। खैर, ये जो बातें थी ये मैंने सुनी अनसुनी की और इसके बाद जैसे नॉर्मल लाइफ होती है उस तरह से गुजारना शुरू कर दी। अब अजीब बात ये थी कि ये जो एरिया था, जो कि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने का एरिया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो वैसे ही एक रात का टाइम था और तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे। एकदम से इस पूरे एरिया की लाइट चली गई और जब इस पूरे एरिया की लाइट गई तो क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं थी तो मैंने फ़ौरन से छत पे जाने का फ़ैसला किया। अब मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे के सारे नीचे सो रहे थे, जबकि मैं अकेला सीढ़ियों से चढ़ता हुआ सीधा छत पे आ गया। मेरा ख्याल यही था कि 1-1.5 घंटे में जब लाइट आ जाएगी तो मैं दोबारा से नीचे जाके सो जाऊंगा। मेरे एक हाथ में मोबाइल मौजूद था और मेरा जो ध्यान था मुसलसल मोबाइल की तरफ था। इसी दौरानिए में कि जब मुझे मोबाइल यूज़ करते हुए 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे तो एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी बकरी के बच्चे के चीखने की आवाज़ आना शुरू हुई है। और ये जो बकरी के बच्चे के चीखने की आवाज़ आ रही थी ये बिल्कुल सामने की तरफ से, यानी जहाँ पे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है उसके अंदर की तरफ से आ रही थी। अब जब मैंने बकरी के बच्चे की आवाज़ सुनी तो मैंने सामने की तरफ देखना शुरू किया और मेरा ख्याल था जैसे नॉर्मली चौकीदार वगैरह बकरियों को या इस तरह के जानवरों को पाला करते हैं, तो हो सकता है जो चौकीदार यहाँ पे रात में ड्यूटी दिया करता हो तो उसने भी किसी बकरी के बच्चे को पाल रखा हो। खैर, जब मैंने सामने की तरफ देखना शुरू किया तो ये जो यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट फ्लोर था वो एग्जैक्टली मेरे सामने मौजूद था और उसका पूरा का पूरा जो भी कॉरिडोर था वो शुरू से आखिर तक मुझे नज़र आ रहा था। मैंने देखा कि उस कॉरिडोर के अंदर एक बकरी का बच्चा है जो कि सफ़ेद कलर का बच्चा है। वो बहुत ज़्यादा उछलता कूदता फिर रहा है और अपने मुंह से मुसलसल आवाज़ें निकाल रहा है। अब ये जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था ये अब तक बिल्कुल नॉर्मल था और मेरे ख्याल में ये बकरी का बच्चा जैसे तैसे ऊपर आ गया होगा। लिहाजा मैंने वहाँ देखने के बजाय दोबारा से मोबाइल को यूज़ करना शुरू कर दिया। और जब मैंने दोबारा से मोबाइल यूज़ करना शुरू किया तो अब ऐसा लगने लगा कि बकरी का जो बच्चा है वो और ज़्यादा चीखना या चिल्लाना शुरू हो चुका है। जब उसने और ज़्यादा चीखना या चिल्लाना शुरू किया तो मैंने ना चाहते हुए भी जब दोबारा से सामने की तरफ यानी कॉरिडोर की तरफ देखना शुरू किया
तो मैंने देखा कि वही बकरी का बच्चा जो कि अभी छोटा सा था, ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ी सी बकरी में तब्दील हो चुका है। और ना सिर्फ एक बड़ी बकरी में वो तब्दील हो चुका है, बल्कि देखते ही देखते उस बकरी ने या उस बकरी के बच्चे ने उस कॉरिडोर से बाहर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ छलांग मारी। अब ये जो कुछ हुआ, ये देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ। और मुझे लगा कि ये जो बकरी का बच्चा है, जैसे ही इसने छलांग मारी है, तो जब ये नीचे आके गिरेगा, या तो इसकी टांग टूट जाएगी या फिर हो सकता है कि इसकी जान चली जाए। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब उस बकरी ने या बकरी के बच्चे ने ऊपर से नीचे छलांग मारी, तो बजाय इसके कि वो नीचे आके गिरता, ऐसा लगा कि वो छलांग मारने के बाद नीचे गिरने के बजाय देखते ही देखते हवा में तहलील हो गया है। वाकई में ऐसा ही था कि वो जो बकरी थी या उसका बच्चा था, जब वो ऊपर से नीचे कूदा तो नीचे आने से पहले पहले वो हवा के अंदर तहलील हो चुका था। और ये एक अजीब सी बात थी जो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद से विटनेस की थी। अब ये देखने के बाद मैं एकदम से खड़ा हुआ और मैंने 2-3 बार ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ उस बकरी के बच्चे को तलाश करना शुरू किया। लेकिन काफ़ी देर तक देखने के बावजूद भी मुझे ना ही वो बकरी या उसका बच्चा नज़र आए और ना ही उनके वहाँ पे होने की कोई निशानी नज़र आई। खैर, मैं फ़ौरन से उठा और अब मज़ीद यहाँ पे रुकना या बैठना ठीक नहीं था। मैं सीढ़ियों से होता हुआ सीधा नीचे आया और हिसार करने के बाद अपने घर वालों के साथ वहीं पे ही लेट गया। 1-2 दिन के बाद जब मेरी उस यूनिवर्सिटी के चौकीदार से मुलाकात हुई और मैंने अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र किया, तो वो कहने लगा कि साहब, इस पूरी यूनिवर्सिटी में इस तरह के बहुत सारे छलावे आम तौर पे नज़र आया करते हैं और हम लोग इस बात के इस कदर आदी हो चुके हैं कि अगर हमें कोई चीज़ रात में नज़र भी आती है तो हम उसको देखने के बजाय या परेशान होने के बजाय उसको नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम आबिद है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये अब से तकरीबन 17-18 साल पहले हमारे साथ पेश आई थी। हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी बहन, जो कि फेडरल बी एरिया में रहा करती थी, तो उनकी एकदम से तबीयत ख़राब हुई। और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो अल्टीमेटली जो मेरे बहनोई थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, और हमें इन्फॉर्म करने के बाद जितने भी हम सब लोग थे, सारे के सारे हमारी बहन को लेके अस्पताल पहुँचे। अब जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो दोपहर के 3 या 4 बजे का टाइम था और पता ही नहीं चला कब कैसे रात के 12 बज गए। जब रात के 12 बजे तो डॉक्टरों ने कहा कि हमारा मशवरा है कि एक रात के लिए आप अपनी बहन को यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ना करे इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई तो फिर आपको घर से अस्पताल में लेके आना पड़ेगा। अब ये जो बात थी, ये बहुत ही माकूल बात थी, और मेरे बहनोई भी यही चाहते थे कि एक रात जो मेरी बहन है वो अस्पताल में स्टे करें। अब जो मेरे बहनोई थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा घर है, यानी कि जहाँ पे वो लोग रहा करते हैं, तुम ऐसा करो कि तुम आज रात वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई चोरी डकैती या इस तरह का काम हो जाए। अब क्योंकि उनका जो इलाका था या जिस एरिया में, जिस घर में वो रहा करते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी डकैतियाँ हुआ करती थीं। मेरे जो घर वाले थे वो अपने घर चले गए, जबकि मेरे बहनोई मेरी बहन के साथ अस्पताल में ही रुके हुए थे। खैर, जब मैं अपनी बहन के घर पहुंचा तो रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। और आप लोग को एक बात बताता चलूं कि जहां पे मेरी बहन का घर मौजूद था, मेरी बहन के घर के बिल्कुल सामने
एक बहुत पुराना सरकारी स्कूल मौजूद था। ये जो स्कूल था ये तकरीबन पूरा का पूरा हमारी बहन की छत से मुकम्मल तौर पे नज़र आया करता था। खैर, मैं जब अपनी बहन के घर गया तो वहाँ पे जाके मैंने मुँह हाथ धोया, और मुँह हाथ धोने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर छत पे चला जाता हूँ, वहाँ जाके सिगरेट भी पी लूँगा और मेरी जो फियांसी है उससे भी बातचीत कर लूँगा। इसी हवाले से जब मैं छत के ऊपर आया और छत पे आने के बाद जब मैंने अपनी फियांसी को कॉल मिलाई, तो इसी दौरानिए में जबकि मैं बैक टू बैक सिगरेट पी रहा था, तो मेरी जो नज़रें थी मुसलसल सामने जो स्कूल मौजूद है उस स्कूल के अंदर की तरफ भी थीं, और मैं मुसलसल उसकी छत की तरफ भी देख रहा था। बहुत ज़्यादा अंधेरा था जो उस स्कूल में मौजूद था, और ऐसा लग रहा था कोई एक लाइट बल्ब भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। उस स्कूल को देखने से ही कुछ अजीब सी वाइब्स थी जो ना सिर्फ आ रही थी, बल्कि एक अजीब सा खौफ था जो मुझे महसूस हो रहा था। खैर, कुछ देर मैंने उस तरफ नज़र डाली, और नज़र डालने के बाद मैंने सोचा कि मज़ीद उस तरफ देखना किसी भी तरह ख़तरे से खाली नहीं है। अब मैं सिगरेट पी रहा था और दूसरी जानिब अपनी फियांसी से मुसलसल बात कर रहा था, और उससे बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया। अब जैसे ही रात के 3:30 पौने 4 बजे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए या जाके सोना चाहिए। अभी जबकि मैं नीचे जाने ही वाला था तो इत्तेफाक से मेरी दोबारा से उस स्कूल की छत के ऊपर नज़र पड़ी, और अब की बार जब मेरी उस स्कूल पे छत के ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि स्कूल की जो छत है उसके सबसे आखिर में जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं, उन सीढ़ियों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। अब क्योंकि जो सीढ़ियाँ थीं वो सारी की सारी मुझे नज़र आ रही थीं, तो ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों के ज़रिए कोई लड़की या फिर कोई औरत जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है आहिस्ता आहिस्ता वो छत की तरफ बढ़ती चली आ रही है। और ऐसा ही हुआ कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर उन सीढ़ियों से होके वो लड़की बिल्कुल छत के ऊपर पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि 26 या 27 साल की कोई लड़की है, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ इस तरह का उसने लिबास पहन रखा था जैसा कि आमतौर पे हमारे माशरे में नहीं पहना जाता। इसके साथ साथ ना ही उसके सर पे या उसके गले में कोई दुपट्टा मौजूद था, और एक अजीब सा हुलिया था, यानी उसके जो बाल थे ऐसा लग रहा था जैसे बिखरे बिखरे बाल हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की है। कुछ अजीब तरीके से वो अपने पाँव को घिसती हुई ना सिर्फ चल रही थी, बल्कि वाकई में मुझे यकीन हो चला था कि हो ना हो शायद ये कोई पागल लड़की है। अभी जबकि मैं उसके चलने पे या अपनी तरफ बढ़ने पे गौर कर रहा था, तो इसी दौरानिए में एकदम से वो जो लड़की थी उसने बराह रास्त मेरी तरफ देखना शुरू किया, और जैसे ही उस लड़की ने बराह रास्त मेरी तरफ देखना शुरू किया, तो अब ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक आंखें हैं, और ऐसा लग रहा है उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक है जो मुसलसल जारी हो रही है। इस अंधेरे में भी उसकी आंखें न सिर्फ चमक रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था वो बहुत गुस्से की हालत में मुसलसल मेरी तरफ देखती चली जा रही है। अब एक अजीब हालत थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि बिलाखिर ये जो लड़की है वो कौन लड़की है, और ये मुझे इस तरह क्यों देख रही है। इसी दौरानिए में कि जब मैं उसके ऊपर गौर कर रहा था, देखते ही देखते उस लड़की ने एकदम से पीछे की तरफ देखा, और जब उसने पीछे की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी कोई है जो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। खैर, जब उसने पीछे की तरफ देखा तो मेरी नज़र पीछे जो सीढ़ियाँ मौजूद थीं उस तरफ गई, और जब मैंने उन सीढ़ियों पे देखा तो वहाँ पे कोई भी
मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो लड़की थी मुसलसल ये पीछे ही देख रही थी और इसका जो ध्यान था मुसलसल सीढ़ियों की तरफ था। तकरीबन 10 या 15 सेकंड उसने मज़ीद पीछे देखा और उसके बाद जैसे ही उसने अपना सर या अपना मुंह आगे की तरफ किया और अब की बार जब मेरी नज़र उसके चेहरे पे, ख़ास तौर पे उसकी आंखों पे पड़ी, तो अजीब बात ये थी, तो उसकी जो आंखें थीं, उन आंखों की जो पुतलियां थीं, वो ना सिर्फ ऊपर चढ़ चुकी थीं, बल्कि अब उसकी जो आंखें थीं या उसकी जो आई बॉल्स थीं, मुकम्मल तौर पे सफ़ेद लग रही थीं। और इसी दौरानिए में जबकि मैं उसकी आंखों की तरफ गौर कर रहा था, उस लड़की ने मेरी तरफ देखते देखते एकदम से मुस्कुराना शुरू किया। जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ देख के इतने क्रीपी स्टाइल से मुस्कुराना शुरू किया, तो मैं फ़ौरन से पलटा और मैंने सोचा कि अब मज़ीद यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। खैर मैं पलटा और जो सीढ़ियाँ थीं, उन सीढ़ियों से होता हुआ जैसे तैसे बाकायदा नीचे चला गया। अब जब मैं नीचे गया तो काफ़ी देर तक मुझे ना सिर्फ ठंडे ठंडे पसीने आते रहे, बल्कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मुझे महसूस हो रहा था जैसे वही लड़की मेरे अतराफ़ में या मेरे करीब व जवार में मुसलसल टहल रही है। इसी तरह जैसे तैसे करके रात के तकरीबन 4 या 4:30 बजे का टाइम हो चुका था और मैं मुसलसल बेड पे लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। ना मुझे नींद आ रही थी और ना ही मैं घर से बाहर निकल सकता था। अब इसी दौरानी में जबकि फजर की अजान होने में मुश्किल से 15 या 20 मिनट बाकी थे, तो अब मुझे लगने लगा कि जिस कमरे में या जिस बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, उस कमरे के बिल्कुल बाहर यानी जहाँ पे कॉरिडोर मौजूद है, किसी के पाँव घिस घिस के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई है। और ये जो आवाज़ थी ये हूबहू वैसी ही आवाज़ थी जैसी आवाज़ अब से कुछ देर पहले मुझे सामने वाले स्कूल की छत पे उस लड़की के चलने पे आ रही थी। अब जैसे ही मुझे इस घर के अंदर कॉरिडोर के पास इस तरह से पाँव घिस घिस के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई, तो अब मुझे लग रहा था वही लड़की जो अभी कुछ देर पहले मुझे छत पे नज़र आई थी, वो अब मेरी बहन के घर में, ख़ास तौर पे ये जो कॉरिडोर वाला रास्ता है वहीं पे ही मौजूद है और मुसलसल टहल रही है। जितनी आयत या जितना कुछ मैंने सीख रखा था, मैं मुसलसल फजर की अजान तक ना सिर्फ वो पढ़ता रहा, बल्कि जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके फजर की अजान हुई। और जब फजर की अजान हुई तो फजर की अजान होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। खैर अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे ये रात ख़त्म हुई और सुबह होने के बाद कुछ देर के लिए मेरी आंख लगी। अब जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10:30-11 बजे का टाइम था और मुझे सामने वाले स्कूल से बच्चों के शोर करने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जो भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ा करते हैं वो सारे के सारे पढ़ने के लिए पहुंच चुके हैं। खैर जब मैं फ्रेश होने के बाद अस्पताल जाने के लिए अपनी बहन के घर से बाहर निकला तो ये जो सामने स्कूल मौजूद था, इत्तेफाक से इसका जो चौकीदार था वो मेरे सामने ही चेयर डाल के बैठा हुआ था। अब जब मैंने उस चौकीदार से सलाम दुआ की और सलाम दुआ करने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि आपका ये जो स्कूल है, इस स्कूल में क्या कोई फैमिली भी रुका करती है, तो कहने लगा कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और कहने को यहाँ पे मैं एक चौकीदार हूँ, लेकिन मैं भी रात के औकात में इस स्कूल में रुकने से परहेज़ किया करता हूँ। और जहाँ तक फैमिली की या किसी औरत की बात है, तो किसी औरत के या फैमिली के यहाँ पे मौजूद होने का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब मैंने उससे पूछा कि रात को 3 या 4 बजे मैं अपने घर की छत पे टहल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके स्कूल की छत पे एक लड़की वॉक कर रही है। ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो मुस्कुराने लगा और वो कहने लगा कि आप पहले आदमी नहीं हैं जिसने इस स्कूल की छत पे उस लड़की को
टहलते हुए देखा है। आपके अलावा भी इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा उस लड़की को अपनी आंखों से रात के 3 और 4 बजे के टाइम कभी इस स्कूल की छत पे, कभी इस स्कूल के दरवाजे के साथ या कभी इस स्कूल के सहन में वॉक करते हुए देख चुके हैं।